अध्याय 17। चांग लेक येन सबके पीछे रानी के महल में पहुंची। यह देखकर कि रानी और शाही कुलीन पत्नी थुक पहले से ही मौजूद थे, उसकी भौहें थोड़ी सी हिल गईं। बाकी सभी का अभिवादन करने के बाद वह अपनी सीट पर बैठ गई। मैंने आज आप सभी को यहाँ बुलाया है क्योंकि मेरी कुछ समस्याएं हैं जिनके लिए मैं मास्टर ट्रान से मदद मांगना चाहता हूँ। महारानी ने अपने हाथ में चाय के प्याले पर हल्के से फूंक मारी, केवल अपनी आंखों के कोने से एक बार ट्रान ताई नहान की ओर देखा, जैसे कि वह कोई तुच्छ चीज थी और उस पर ध्यान देने लायक नहीं थी। ट्रान ताई नहान ने महारानी को यह कहते हुए सुना। उसके दिल में एक असामान्य पूर्वाभास उभरा, उसके पैर थोड़े लड़खड़ाए और वह जमीन पर गिर गई। क्या हुआ, मिस ट्रान? मैंने अभी तक पूछा भी नहीं, लेकिन आप पहले से ही इतनी डरी हुई हैं। रानी ने चाय का प्याला मेज पर रख दिया। उसकी नजर अभी भी भयभीत और कांपते हुए ट्रान ताई नहान पर नहीं थी। आपकी महारानी हरम की मुखिया है, दुनिया की माँ है, उनके अपने विचार हैं। यह उपपत्नी प्रतिभाशाली व्यक्ति ट्रान के पास ज्यादा शिक्षा नहीं थी। इस समय वह भ्रमित थी और कहने के लिए शब्द नहीं ढूंढ पा रही थी, और जितना अधिक वह नहीं जानती थी कि क्या कहना है, वह उतनी ही चिंतित और घबरा गई। तुम्हारा मतलब है कि मैं डरावना दिखता हूँ? रानी ने अपनी भौहें उठाईं और ट्रान ताई नहान को देखा और ठंडी सांस लेते हुए बोली, यह महल सोचता है कि यहाँ ट्रान ताई नहान में सबसे अधिक हिम्मत है, अन्यथा वह महल में अराजकता पैदा करने के लिए फास्फोरस पाउडर का उपयोग करने की हिम्मत कैसे कर सकती थी? महाराज, मैं समझ नहीं पा रहा कि आप क्या कह रहे हैं। ट्रान ताई नहान ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यह अपराध उनके सिर क्यों मढ़ा जा रहा है। आप एक साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं और आप भाग्यशाली हैं कि आपके पास शाही कुलीन पत्नी थुक की प्रतिभा और सुंदरता है, इसलिए आपको सम्राट द्वारा एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की उपाधि दी गई थी। किसने सोचा होगा कि आप एक और पसंदीदा उपपत्नी से ईर्ष्या करेंगे, एक महल की नौकरानी को मार देंगे और फिर उसे इसके लिए दोषी ठहराएंगे। यदि यह फास्फोरस पाउडर आपको धोखा नहीं देता, तो मुझे यह पता ही नहीं चलता कि प्रतिभाशाली लेडी ट्रान के पास न केवल उत्कृष्ट नृत्य कौशल है, बल्कि असाधारण जादू कौशल भी है। महारानी के ये शब्द ऐसे लग रहे थे जैसे वह शाही कुलीन पत्नी थुक और शाही कुलीन पत्नी न्यू के प्रति घृणा पैदा करना चाहती थी। चांग लेक येन ने इन दोनों लोगों की तरफ नजर घुमाई। नू फी की बात करें तो उसे भी यह बहुत संदिग्ध लगा। इससे पहले आड़ू के बगीचे में महारानी डोवगर द्वारा पीट पीट कर मार डाली गई महल की नौकरानी नू फी के महल की थी। अब कमल के तालाब में मरने वाली भी नू फी की महल की नौकरानी थी। अगर ट्रांग लेक येन को यकीन न होता कि नू फी की बुद्धि इतनी कम नहीं है, तो उसे निश्चित रूप से संदेह होता कि इन दोनों महल की नौकरानियों का उसके मालिक के साथ किसी तरह का रिश्ता था। महाराज, मेरे साथ अन्याय हुआ है। इस उपपत्नी को यह नहीं पता कि कमल के तालाब में कोई क्यों मर गया, नहीं उसे यह पता है कि अन्य अजीबोगरीब घटनाएं क्यों हुईं। कृपया महाराज, इस मामले को स्पष्ट करने की कृपा करें। यद्यपि ट्रान ताई नहान मूर्ख थी, वह सुन सकती थी कि रानी हाय हुआ पैलेस के बगल में कमल तालाब में जो कुछ हुआ था उसके बारे में बात कर रही थी, लेकिन इससे उसका क्या लेना देना था। आप कहते रहते हैं कि आप निर्दोष हैं, लेकिन मुझे डर है कि आप दिल से इस बात को लेकर चिंतित हैं कि यह मामला कैसे उजागर हुआ, है ना? महारानी ने आलस्य से पूछा। तुमने कहा कि तुम नहीं समझती, तो तुम्हें कैसे पता कि कमल के तालाब में क्या अजीब बात हुई थी? सम्राट ने इस मामले के बारे में बात करने से मना किया है, अन्य रखैले नहीं जानती। तुम्हें इतना स्पष्ट रूप से कैसे पता है? आज
यह उपपत्नी बाहर गई थी और उसने महल की 2 नौकरानियों को चट्टान के पीछे बात करते हुए सुना। उपपत्नी जेन ने जल्दी से समझाया, इस मामले का इस उपपत्नी से कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले इस मामले के बारे में बात करने वाली कई महल की नौकरानियों को पीट पीट कर मार डाला गया था। कौन सी महल की नौकरानी इस मामले के बारे में बात करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने की हिम्मत करेगी, जहां लोग कभी भी गुजर सकते हैं? प्रतिभाशाली लेडी ट्रान का बचाव बहुत ही भद्दा है, महारानी ने कहा। इस महल ने स्पष्ट रूप से जांच की है। महल की नौकरानियों के शरीर पर नीली आग फास्फोरस पाउडर से बनी थी। महल में कौन सी उपपत्नी इन नीच चालों को जानती है? केवल आप ही एक नीच मूल की हैं। आपको महल में सर्कस के कलाकारों से ये चीजें सीखने का अवसर मिला था, इसलिए इस महल ने लोगों को जांच के लिए भेजा। निश्चित रूप से यह मामला आपसे संबंधित है। बोलने के बाद ट्रान ताई नहान के स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा किए बिना रानी ने तुरंत एक बहुत ही साधारण दिखने वाली महल की नौकरानी को अंदर भेजा। इस महिला जादूगर का नाम हांग डुओक है। उसने सब कुछ कबूल कर लिया है। क्या ट्रान ताई नहान के पास समझाने के लिए कुछ और है? ट्रांग लेक येन ने देखा कि कैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति ट्रान अपनी बेगुनाही के बारे में लगातार दलीलें दे रहा था, लेकिन अंत में यहाँ बैठे सभी लोगों की चुप्पी के कारण उसे दोषी ठहराया गया। इस प्रकार कमल के तालाब में हत्या का मामला बंद हो गया। भूत की घटना का कारण फास्फोरस जलना था। ट्रांग लेक येन यह जानता था, लेकिन महारानी सही थी। आम लोग उस रहस्य को बिल्कुल नहीं जान सकते थे। तब केवल प्रतिभाशाली व्यक्ति ट्रान, जिसकी पृष्ठभूमि समान थी और जिसे सर्कस कलाकारों के साथ बातचीत करने का अवसर मिला था, सबसे संदिग्ध व्यक्ति था और दोष लेने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति भी था। एक छोटी प्रतिभा, जिसका समर्थन करने के लिए कोई परिवार नहीं था और जो शानदार कपड़े पहनना पसंद करती थी, बलि का बकरा बनाने के लिए सबसे उचित विकल्प थी। ट्रांग लेक येन ने प्रतिभाशाली व्यक्ति ट्रान को कमरे के बीच में घुटने टेकते देखा। कुछ ही दिनों में यह महिला दूसरी बार भाग्य के कीचड़ में गिर गई थी। हालांकि उसे नहीं पता था कि क्या यह गिरावट उसकी जान भी ले लेगी। अगर मामला साफ हो गया तो यह रखेल पहले विदा लेगी। शाही उपपत्नी थुक खड़ी हुई, मुस्कुराई और उपपत्नी ट्रान की ओर देखा। नीच जन्म वाले लोग अंत में नीच ही रहते हैं। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह महारानी को धीरे से प्रणाम करने के लिए मुड़ी और फिर इत्मीनान से महल से बाहर चली गई। उपपत्नी नूह भी खड़ी हुई और महारानी को प्रणाम किया। महल में कोई ऐसा व्यक्ति था जो बिना किसी कारण के मर गया। सौभाग्य से महारानी के लिए धन्यवाद, उसने स्पष्ट रूप से जांच की। यह उपपत्नी आपकी महान दयालुता के लिए आपको धन्यवाद देना चाहती है, रानी ने धीरे से कहा। मैं हरम की मुखिया हूँ। यह मामला मेरी जिम्मेदारी है। शाही उपपत्नी निन और शाही उपपत्नी हियन भी मौजूद थी। महारानी की बात सुनकर उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखा। ट्रांग लेक येन को ये शब्द सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने जाने का बहाना बनाया। इससे पहले कि वह कुछ कदम आगे बढ़ पाती, पीछे चल रहे तो चियू डुंग ने पुकारा, चियू हियन डुंग, क्या तुमने कभी सोचा है कि ट्रान ताई नहान तुम्हें क्यों नुकसान पहुंचाएगा? ट्रांग लेक येन ने तो चियू डुंग को हल्के से झुकाकर कहा, क्या महाराज के पास कोई शानदार विचार है? तू चियू डुंग मुस्कुराया। चियू हियन डुंग दूसरों की तुलना में अधिक बुद्धिमान है, वह इसके बारे में कैसे नहीं सोच सकती। यह उस युवा महल की नौकरानी के लिए सिर्फ एक दया की बात है। महाराज दयालु हैं, लेकिन यह उपपत्नी दयालु नहीं है। जब सम्राट ने बच्चे को मारने का आदेश जारी किया था, तो इस उपपत्नी को मदद के लिए आगे आना चाहिए था। ट्रांग लेक येन दोषी लग रही थी। तो चियू डुंग की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। ये शब्द सम्राट से संबंधित थे। वह जानती थी कि उसने गलत विषय चुना है,
इसलिए उसने मुस्कुराने की कोशिश की। यह सिर्फ इतना है कि एक नौकर मालिक के नाम को अपमानित करने की हिम्मत करता है। यह वास्तव में अपमानजनक है। सम्राट चियू हियन डुंग से प्यार करता है। वह पिटाई के लायक है। ट्रांग लैक येन ज्यादा खुशमिजाज थी, न तो खंडन करती थी और न ही सहमत होती थी। तू च्यू डुंग मन ही मन उससे नफरत करती थी, लेकिन उसके पास दूसरे पक्ष पर गुस्सा करने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने इसे दबाने की कोशिश की। अब जब यह व्यक्ति ज्यादा पसंदीदा था, तो वह कुछ समय के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। दोनों के अलग होने के बाद ट्रांग लैक येन के होठों पर मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। वान टिच और थिनर ट्रुक उसके बगल में चले गए, उसे चिंतित नजरों से देखते रहे। थिनर ट्रुक ने बोलने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई। महाराज, तू चियू डुंग अब पहले जैसी नहीं रही, आपको उसकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसमें ध्यान देने लायक कुछ भी नहीं है, ट्रांग लैक येन ने आह भरते हुए कहा। वसंत ऋतु की शुरुआत में एक नई सुंदरता महल में प्रवेश करेगी। कौन जानता है कि तब स्थिति कैसी होगी। वान टीच ने मुस्कुराते हुए कहा, महल में चाहे कोई भी प्रवेश करे, इस सेवक का मानना है कि महारानी का अभी भी सम्राट के हृदय में स्थान है। स्थिति? ट्रांग लेक येन ने मुस्कुराने की कोशिश की, फिर देखा कि यह जगह कैना ओंग महल से बहुत दूर नहीं थी, इसलिए उसने कहा, चलो महल में वापस चलते हैं। कियन चीन महल में फोंग कैन ने रानी की बात पूरी होते सुनी और धीरे से आगे कहा, रानी का मतलब है कि यह मामला ट्रनताई नहान द्वारा किया गया था। महाराज, हमने स्पष्ट रूप से जांच की है, गवाहों ने भी गवाही दी है, यह वास्तव में प्रतिभाशाली व्यक्ति ट्रान है। रानी एक क्षण के लिए रुकी। महाराज, क्या आपको कुछ संदिग्ध दिखाई दे रहा है? रानी काम कर रही हैं और मैं निश्चिंत हूँ। फोंग कैन मुस्कुराया, रानी का हाथ खींचकर बैठने के लिए कहा, पिछले कुछ दिनों से महल में बहुत सी चीजें व्यस्त रही हैं, आपने कड़ी मेहनत की है। महाराज मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी हूँ। पति पत्नी एक है, मैं ये सारे काम बिना थके करती हूँ। रानी ने धीरे से मुस्कुराया। फोंग कैन ने रानी की ओर देखा और उसके हाथ के पीछे थपथपाया, मैं आपकी ईमानदारी को समझता हूँ। बोलने के बाद वह काऊ डुक ट्रुंग की ओर मुड़ा और आदेश दिया, शाही रसोई से कहो कि वह रानी को पसंद आने वाला शुभ लिली सूप बनाए। आज रानी मेरे साथ भोजन करेंगी। जी श्रीमान। काऊ डुक ट्रुंग ने सुनना समाप्त किया और फिर बाहर निकल गया। जब वह दरवाजे पर पहुंचा, तभी उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और एक दूसरे का हाथ थामे दो लोगों की ओर ध्यान से देखा। यह स्पष्ट रूप से बहुत दूर लग रहा था, लेकिन बहुत करीब भी था, और साथ ही यह इतना करीब लग रहा था मानो 1000 मील दूर हो। खिड़की के बाहर बर्फ पहले ही गिर चुकी है, जमीन को ढक रही है। पर्दे के अंदर धूप की आग अभी तक शांत नहीं हुई है। खिड़की के पास खड़े होकर बाहर फड़फड़ाते बर्फ के टुकड़ों को देखते हुए उसके चेहरे पर एक अवर्णनीय अकेलापन दिखाई दिया। लियू रू, आपके महामहिम को सोंग थिएन लाओ में आए हुए कितने दिन हो गए हैं? किंग राजवंश की एक महिला कवि ट्राम बोई द्वारा नाम हुआंग तू से उद्धृत, जिसमें एक प्रतिभाशाली लेकिन अकेली लड़की के अपने शयन कक्ष में बर्फ के साथ घुलने मिलने या प्रकृति के साथ घुलने मिलने का दृश्य वर्णित है। महाराज, मुझे अभी भी वह वर्ष याद है जब सम्राट ने कहा था कि आप सम्राट हैं। मेरे साथ रहने से उन्हें हमेशा खुशी होती है, और क्योंकि मुझे दृश्यों की प्रशंसा करना पसंद था, उन्होंने मुझे इस इमारत से पुरस्कृत किया, और यहाँ तक कि व्यक्तिगत रूप से इसका नाम सोंग थिएन टॉवर भी रखा। उसने खिड़की से बाहर कीन चीन महल की ओर देखा। बहुत समय हो गया है, मुझसे कम दर्जे के एक ट्रांग लेक येन के पास पहले से ही हुआ महल है, और मैं अभी भी इस इमारत में रह रही हूँ। सम्राट धीरे धीरे भूल गए हैं कि यहाँ मेरे जैसा कोई है,
टू चिऊ डुंग ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, शायद कुछ ही समय बाद महामहिम इस जगह को पूरी तरह से भूल जाएंगे। महाराज, नहीं, बात बस इतनी है कि दरबार अभी शुरू हुआ है, इसलिए सम्राट थोड़ा व्यस्त है और उनके पास समय नहीं है। लियू रू की बात पूरी होने से पहले ही नपुंसक अंदर आया और उसे बीच में टोकते हुए बोला, महाराज, आज सम्राट ने कार्ड पलट दिया। यह शीहे पैलेस है। यह फिर से शीहे पैलेस है। तू झाओरोंग की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। जब हम पहली बार बांस के बगीचे में मिले थे तो मुझे लगा था कि ट्रांग लैक येन एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी था। अब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो यह वास्तव में सच था। उस समय क्या कंसोर्टी येन को भी इस तरह से पसंद नहीं किया गया था? अब वह अभी भी एक छोटी उपपत्नी है। लियू रू ने सांत्वना दी। कौन जानता है, चिऊ हियन डोंग दूसरी कंसोर्टी येन हो सकती है। यदि वह येन की दूसरी शाही उपपत्नी है तो फिर क्यों सिर्फ 1 साल में सम्राट ने उसे दूसरे दर्जे की उपपत्नी के पद पर पदोन्नत कर दिया और यहाँ तक कि एक महल पर भी अपना अधिकार कर लिया। टू चिऊ डुंग की आंखें तेज हो गईं। मुझे डर है कि वह दूसरी थुक्वीफी होगी। यदि सु रुईजी न होती तो आज वह निश्चित रूप से प्रथम श्रेणी की उपपत्नी होती, न कि केवल द्वितीय श्रेणी की उपपत्नी। ट्रांग लैक येन और सम्राट बिस्तर पर लेटे हुए थे। हालांकि सम्राट ने कुछ बार पहले भी उसका कार्ड पलटा था, लेकिन वह बस सो गया था और कुछ नहीं किया क्योंकि उसे चिंता थी कि उसका गर्भपात हो गया है। अब जब 1 महीना बीत चुका था तो सम्राट आखिरकार लियू जियाहुई की भूमिका नहीं निभाना चाहता था। राक्षसों के बीच एक मजेदार और मनोरंजक लड़ाई के बाद सम्राट ने संतोषपूर्वक ट्रांग लैक येन को गले लगाया। हर बार जब मैं अपनी प्यारी उपपत्नी को गले लगाता हूँ तो मैं हमेशा बहुत संतुष्ट महसूस करता हूँ। ट्रांग लैक येन वास्तव में यह उत्तर देना चाहती थी कि वह भी बहुत संतुष्ट थी, लेकिन उसे अभी भी अपने चेहरे पर एक बहुत ही उचित शर्म और शर्मिंदगी वाली अभिव्यक्ति दिखानी थी। आज से सभी देशों के दूत रवाना होने की तैयारी कर रहे हैं। कल रात भोज होगा। आपको भी आना चाहिए। सम्राट ने जानबूझकर एक और वाक्य जोड़ा। मैंने पहले ही काओ माई को पुरस्कृत करने के लिए उपहार पर फैसला कर लिया है, जो कि उनके द्वारा पुरस्कार के रूप में दिए गए उपहार के आधे मूल्य के रूप में गणना की जाती है। मालिक के लिए नौकर को प्राप्त उपहार से अधिक देने का कोई कारण नहीं है। इस समय ट्रांग लैक येन को लगा कि सम्राट वास्तव में आंखों को भा रहा है, इसलिए उसने कहा, मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ। एक नौकर के लिए नौकर ही रहना बेहतर है। ऐसा लगता है कि मेरी उपपत्नी और मेरे विचार बहुत मिलते जुलते हैं। फोंग कैन ने मुस्कुराते हुए ट्रांग लैक येन के माथे को चूमा। जब से मैं छोटा था मुझे ये छोटे देश नापसंद हैं जो केवल पैसा उगाना जानते हैं। मेरी उपपत्नी वास्तव में मेरे दिल का खजाना है। आपका दिल बहुत बड़ा होना चाहिए, अन्यथा इसमें वे सभी खजाने कैसे समा सकते हैं। ट्रांग लैक येन सम्राट की मधुर और विचारहीन छेड़खानी से बहुत घृणा करता था, लेकिन उसने कहा, महाराज दूरदर्शी हैं, लेकिन मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। मेरी प्यारी उपपत्नी, मैं पहले भी इस तरह अनिच्छुक था। फोंग कैन ट्रांग लैक येन के मनमोहक अहंकार से बहुत प्रसन्न हुआ और भावना के साथ कहा, उस समय मैं अभी भी छोटा था। काओ माई को लापरवाही से मुझे कुछ बेकार चीजें श्रद्धांजलि के रूप में देते हुए और फिर मेरे पिता से महंगे पुरस्कारों का एक गुच्छा प्राप्त करते हुए मैं अभी भी अनिच्छुक महसूस करता था। आज मैंने आखिरकार इतने लंबे समय से अपने दिल में गुस्सा निकाला। अपनी बाहों में ली हुई लड़की को अपने शब्दों पर धीरे से हंसते हुए सुनकर फोंग कैन ने अपनी बाहें कस ली। उसका दिल गर्मजोशी से भर गया। पुरुषों के पास हमेशा पुरानी चीजों की जगह नई चीजें होती हैं, जबकि महिलाएं हमेशा पुराने प्यार पर टिकी रहती हैं। इसलिए जब ये दोनों प्राणी एक साथ होते हैं तो वास्तविक जीवन एक मनोवैज्ञानिक नाटक श्रृंखला की तरह होता है।
न कि एक परी कथा। ट्रांग लैकयेन ने व्यक्तिगत रूप से सम्राट को एक जेड पेंडेंट पहनाया, आधा बैठने की स्थिति में रही और ऊपर देखा। उसकी आंखें प्रशंसा से भरी हुई थी। महाराज, मौसम अभी भी बहुत ठंडा है, सड़क पर सावधान रहें। मुझे पता है, तुम्हारा स्वास्थ्य इन दिनों ठीक नहीं है, तुम्हें ही सावधान रहना चाहिए। फोंग कैन ने ट्रांग लैकयेन को उठाया, उसके काले बालों को सहलाते हुए, जो उसकी पीठ के पीछे खुले थे। कुछ दिन पहले मैंने ट्रुंग तिन्ह पैलेस से कहा था कि कमल के तालाब को साफ करने के लिए किसी को भेजें। इस साल कमल के फूल पिछले साल की तरह ही सुंदर होंगे। सम्राट, ट्रांग लैकयेन ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, फिर तुरंत दूसरी ओर देखने लगी। मैं हमेशा आपके महामहिम के लिए परेशानी का कारण बनती हूँ। मेरी रखैल ऐसा क्यों सोचती है? मेरे दिल में तुम कोई उपद्रव नहीं हो। फोंग कैन ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। तुम ही हो जिससे मैं प्यार करता हूँ। तुम अब ऐसा नहीं कह सकती। इस हरम में काफी लोग हैं। उसके विचार शुद्ध और दयालु हैं, इसलिए यह अपरिहार्य है कि लोग उससे नफरत करेंगे। मुझे उसकी आत्मा पर विश्वास है, इसलिए इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी बाहों में महिला को छोड़ते हुए उन्होंने स्वयं उसकी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए कहा, देर हो रही है, मुझे अदालत जाना चाहिए, तुम्हें थोड़ा और आराम करना चाहिए। अलविदा, महाराज। ट्रांग लाय ने दरवाजे के खिलाफ झुककर सम्राट के आकृति को देखते हुए धीरे धीरे दूर चला गया और ट्रांग लैकयेन को अभी भी अनिच्छा के साथ देखा और उसके मुंह के कोनों को देखा और वह हाँ के लिए सभी को छोड़ दिया। पेड़ों पर आशीर्वाद के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए। लोग, इस साल की रोशनियां पिछले साल की तुलना में अधिक सुंदर हैं। रानी ने एक लालटेन की ओर इशारा किया जिस पर एक परी आड़ू चढ़ा रही थी। यह बहुत सजीव लग रही है। यह लालटेन किसकी है? पास में खड़ा एक हिजड़ा दीपक पर लगी नाम पट्टिका को देखने के लिए पास आया, फिर मुड़कर बताया, महाराज, यह दीपक उपपत्नी तो ने बनाया है। तू नगी सचमुच बहुत विचारशील है। रानी की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। इनाम? फोंग कैन ने बिना कोई टिप्पणी किए लैंप की ओर देखा, फिर चारों ओर देखने के लिए मुड़े। अचानक एक गोल लैंप की ओर इशारा किया। वह लैंप नीचे लाओ ताकि मैं एक क्षण के लिए देख सकूं। नपुंसक लालटेन उतारने के लिए आगे बढ़ा। फेंग जिन ने इसे लिया और ध्यान से देखा, तुरंत हंसने या गुस्सा करने में असमर्थ महसूस किया। यह लालटेन एक सुअर के बच्चे के आकार में बनाई गई थी। सामान्य सुअर की तरह बदसूरत नहीं, बल्कि गोल, मासूम और मनमोहक। सुअर के पेट पर कविता की 2 पंक्तियां लिखी थी। शब्द काफी सुंदर थे लेकिन वास्तविक कविता बहुत अच्छी नहीं थी। यह सुअर केवल स्वर्ग में ही मौजूद है। आपने इसे धरती पर कितनी बार देखा है? फेंग जिन ने हंसते हुए, खांसते हुए दीपक के नीचे नामपट्टिका को देखा। चियू हियन डोंग, इतनी अच्छी कविता, आपके हाथों में यह इस तरह बर्बाद हो गई। डू फू की कविता, फॉर हुआ खान, की 2 पंक्तियों से संपादित। भीड़ के बीच खड़ी ट्रांग लैकयेन ने देखा कि सम्राट उसका दीपक निकाल रहा है। उसके मुंह का कोना थोड़ा सा हिला। रखैलों से अजीब स्वाद की कई चिढ़ाने वाली झलकें मिली और उसने सम्राट को प्रणाम किया। महाराज, मुझे व्यक्तिगत रूप से इस स्वर की शक्ल मासूम और मनमोहक लगती है। कोई भी अन्य स्वर इसकी तुलना नहीं कर सकता, इसलिए मुझे लगता है कि केवल कविता की यह पंक्ति ही उस स्वर के योग्य है। ऐसा लगता है कि साधारण कविता इस स्वर के आकार के दीपक के लायक नहीं है। फोंग कैन ने दीपक उठाया और एक पल के लिए उसे देखा। इसे काफी रचनात्मक समझो। काओ डुक ट्रुंग, इस दीपक को वापस ले लो, दूसरों को डराओ मत। रानी ने बदसूरत दिखने वाले लैंप पर नजर डाली, फिर काओ डुक ट्रुंग की विदा होती हुई आकृति को देखा।
क्या यह कीन चिन्ह पैलेस की ओर जाने वाला रास्ता नहीं था? चियू हियन डुंग का दीपक सचमुच विशेष है। तू नगीतो ने ट्रांग लेक येन को आधा मुस्कुराया और आधा अनदेखा किया, ट्रांग लेक येन के जवाब का इंतजार किए बिना, और जल्दी से थुक्वी फी की ओर चल दिया। ट्रांग लेक येन ने अपने दिल में आह भरी। अन्य साथी जो पार कर गए और अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए चीबी छवियों का इस्तेमाल किया, उन्हें निश्चित रूप से प्रशंसा और प्रशंसा का एक गुच्छा मिलेगा। इतना दुखद होने की बारी उसकी क्यों थी? दरअसल वास्तविकता और कल्पना बिल्कुल एक समान नहीं है। प्राचीन लोगों और आधुनिक लोगों का सौंदर्य शास्त्र भी समान स्तर पर नहीं है। यह दीपक किसका है? दीपक थामे वह सुंदरी बहुत सुंदर और आंखों को सुखदायक लग रही थी। फोंग कैन ने एक सौंदर्य लैंप की ओर इशारा किया और तुरंत महल की एक नौकरानी ने उसे नीचे उतार लिया। दहलीज पर सफेद ओस फैली हुई है। देर रात मैं रेशमी चप्पल पहनती हूँ। मैं पतले पर्दे को नीचे करना चाहती हूँ ताकि उजले शरद ऋतु के चांद को देख सकूं। फोंग कैन ने दीपक पर कविता पढ़ी, अपने पीछे खड़ी रखैलों पर नजर डाली और कुछ नहीं कहा, बस एक हिजड़े को दीपक दूर रखने का आदेश दिया। ली बाई द्वारा लिखित जेड दहलीज पर शिकायत, जिसका अनुवाद ट्रान ट्रोंग सैन ने किया है। थुक क्वीफी ने सुंदर दीपक को देखा, फिर पीछे देखा। उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव दिखाई दिया। दिखावा करने से लोगों के दांत दर्द करने लगते हैं। उपपत्नी टू ने तिरस्कारपूर्वक हंसी, लेकिन बहुत ऊंची आवाज में बोलने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसा लग रहा था कि रानी ने उपपत्नी टू की बात सुन ली थी और उसने अपना कंधा घुमाकर शाही कुलीन पत्नी थुक की ओर देखा। शाही उपपत्नी शू ने अपना सिर उठाया और सीधे महारानी की आंखों में देखा, बिना किसी इरादे के। उन दोनों ने जल्दी से अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा ली, लेकिन ट्रांग लेक येन ने पूरे दृश्य को पकड़ लिया और प्रशंसा में अपने होठों को चटकाया। ये दोनों लोग सिर्फ एक दूसरे को देखकर ही युद्ध लड़ सकते थे। लालटेन महोत्सव के बाद महल में सभी ने किएन चीन महल से एक नई खबर सुनी। सम्राट ने सोंग थिएन लाओ में तुच्यू डुंग के कार्ड को पलट दिया। ट्रांग लेक येन ने खबर सुनी और खुद को भौहें सिकोड़े बिना नहीं रह सकी। क्या इस बार तुच्यू डुंग फिर से पक्ष में थे या सम्राट सिर्फ प्रेरणा के क्षण में थे? अगर यह पहला वाला होता तो यह अच्छा नहीं होता। इस व्यक्ति को उसके प्रति शत्रुता को समझना बहुत मुश्किल लग रहा था। जब वह सुबह उठा तो फोंग कैन ने अपनी बाहें फैला दी ताकि तू च्यू डुंग को अपना लबादा ठीक करने दिया जा सके। तू च्यू डुंग को अपने जूते बांधने के लिए जमीन पर घुटनों के बल बैठे देखकर फोंग कैन ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। फर्श ठंडा है, महल की नौकरानी को यह काम करने दो। मैं सम्राट के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तू च्यू डुंग ने अपने जूते के फीते बांधना समाप्त किया, फिर अपना हाथ फोंग कैन के हाथ पर रखा और धीरे से खड़ी हो गई। अगर तुम्हें सर्दी लग गई तो मेरा दिल टूट जाएगा। फोंग कैन ने तू च्यू डुंग के बालों को सहलाया, लेकिन महसूस किया कि ये बाल च्यू हियन डुंग के बालों की तरह चिकने नहीं थे, इसलिए उसने तुरंत अपना हाथ वापस खींच लिया। मुझे अब जाना चाहिए। जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो फेंग जिन ने पीछे मुड़कर देखा और देखा कि जू झाओरोंग सम्मानपूर्वक झुक रहा था, बहुत अधिक सम्मान के साथ, लेकिन थोड़ा नीरस और उबाऊ भी। सम्राट के चले जाने के बाद जू झाओरोंग ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में अनिच्छा और भ्रम की भावना भरी हुई थी। सुबह सुबह पत्थर की पक्की सड़क पर चलते हुए ठंडी हवा उसके चेहरे पर आ गई, जिससे झुआंग लुओयान ने गहरी सांस ली। हालांकि अब बर्फबारी नहीं हो रही है, लेकिन वसंत की सुबह की ठंड अभी भी लोगों को असहज कर रही है। महाराज, बहुत ठंड है, आपको पालकी से जाना चाहिए। थिनर ट्रुक ने ट्रांग लेक येन का लबादा अपने ऊपर खींच लिया। सर्दी मत पकड़ लेना,
नहीं तो बीमार हो जाओगे। मैं इतनी कीमती नहीं हूँ। ट्रांग लैक मुस्कुराई, अपना सिर उठाया और ठीक समय पर उसने दूरी पर सम्राट का चमकदार सुनहरा राजदंड देखा। उसने लोगों के समूह को धीरे धीरे गायब होते देखा। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी। जब तक कि वे दिखाई नहीं देने लगीं, तब उसने हल्के से कहा, चलो चलें। थिना ट्रुक ने चिंतित होकर अपने स्वामी की ओर देखा, ध्यान से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, महाराज, अपने पैरों के साथ सावधान रहें। पिछले जनवरी में हरम ने हुआ झाओ उत्सव का स्वागत किया, दूसरे चंद्र महीने का दूसरा दिन। उस दिन उपपत्नी नियुक्त करने का दिन भी तय किया गया था। ट्रांग लैक ने पुण्य महिला की चपरासी के साथ कढ़ाई की गई औपचारिक पोशाक पहनी, महारानी द्वारा व्यक्तिगत रूप से दी गई शाही मुहर प्राप्त की, महारानी के सामने 3 बार और 9 बार घुटने टेकने और प्रणाम करने की रस्म निभाई। इतिहासकार ने इसे दर्ज किया। इस क्षण वह वास्तव में पुण्य महिला बन गई। महारानी ने देखा कि जब ट्रांग लैक घुटनों के बल बैठी, तो उसके बालों में लगे सुनहरे हेयरपिन पर लगा जेड बैंड बहुत हल्का सा हिल गया। वह बहुत संतुष्ट दिख रही थी। उसके होंठ मुस्कुराहट में मुड़े हुए थे। मुझे उम्मीद है कि आप महामहिम को अपने दिल में रखेंगे और जाने नहीं देंगे। यह उपपत्नी रानी की शिक्षाओं को याद रखेगी। ट्रांग लैक ने दूसरी बार यह समारोह आयोजित किया। ठीक है, रानी ने सिर हिलाया, चले जाओ। ट्रांग लैक चुपचाप एक तरफ खड़ा होकर नियुक्त होने वाली अगली उपपत्नी का नाम सुन रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि महल में जितना ऊंचा पद होता है, उतना ही छोटा कोटा होता है। वर्तमान में कई उच्च श्रेणी की रखैलें नहीं हैं। कौन जानता है कि भविष्य में कितनों को अपने घोड़ों से उतरना पड़ेगा और कितनी ऊपर चढ़ने में सक्षम होंगी। राज्याभिषेक समारोह पूरा होने के बाद महारानी ने फूलों की प्रशंसा करने के लिए रखैलों को शाही बगीचे में ले जाया। शाही बगीचे के पेड़ों पर पहले से ही नकली फूल लटके हुए थे। पहली नजर में कोई भी सोच सकता है कि पूरा बगीचा जल्दी खिल गया है। महारानी ने महल की नौकरानी द्वारा दिए गए 5 रंग के कागज के टुकड़े को प्राप्त किया, इसे लाल धागे से बांधा और इसे एक फूल की शाखा पर लटका दिया। उसने भावुक होकर कहा, जब से मैंने चीजों को समझना शुरू किया है, हर हुआ झाओ त्योहार पर मैंने एक शाखा पर रंगीन कागज का एक टुकड़ा लटका दिया है। अब इतने साल बीत गए हैं, फूल अभी भी पहले की तरह सुंदर हैं, लेकिन मेरी सुंदरता दिन ब दिन फीकी पड़ गई है। यह कहकर वह रखैलों की ओर मुड़ी, तुम लड़कियों को भी एक को फांसी दे देनी चाहिए। शाही उपपत्नी थुक ने महल की दासी द्वारा दिया गया कागज का टुकड़ा लिया और रानी की ओर देखकर मुस्कुराई। यदि रानी की सुंदरता फीकी पड़ गई है, तो क्या हमारी सुंदरता बहुत पहले ही फीकी नहीं पड़ गई होगी? कमल की जड़ों जैसी उसकी सफेद सुंदर उंगलियों ने एक सुंदर लाल गांठ बांधी और रंगीन कागज को शाखा पर लटका दिया गया। ट्रांग लैक ने सोचा, रानी के शब्दों का वास्तव में मतलब था कि वे सभी एक दिन अपनी सुंदरता खो देंगे, लेकिन महिलाओं के रूप में एक दिन वे बूढ़ी हो जाएंगी और प्यार के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए सुंदरता का उपयोग करना निश्चित रूप से सुंदरता खोने और प्यार खोने के भाग्य की ओर ले जाएगा। अगर वह अपनी बाकी की जिंदगी आराम से जीना चाहती थी, तो उसे बहुत मेहनत करनी होगी। उसने एक बेतरतीब गांठ बांधी, थिना ट्रुक रुमाल निकाला और अपने हाथ पोंछे, फिर इन बहुत ही सजीव कागज के फूलों को देखने लगी। यह कहना ही पड़ेगा कि पूर्वजों की प्रतिभा वाकई आंखें खोलने वाली थी। अपने पिछले जीवन में उसने कभी इतने सुंदर कागज के फूल नहीं देखे थे। आज 100 फूलों का त्योहार है। बाद में मैं आप सभी को फूल देवता की पूजा करने के लिए ले जाऊंगा। कुलीन पत्नी थुक को एक और अगरबत्ती चढ़ानी चाहिए, महारानी ने धीरे से कहा। मैं पूरे दिल से सोने की तरह दृढ़ निश्चय के साथ कहती हूँ
कि शाही कुलीन पत्नी शू को आज जैसा अच्छा अवसर बर्बाद नहीं करना चाहिए। महाराज इस उपपत्नी की इतनी परवाह करते हैं, इससे यह उपपत्नी खुश भी होती है और डरी भी, तो क्यों न यह उपपत्नी भी महामहिम की ओर से एक और धूप बत्ती चढ़ा दे। उपपत्नी थुक ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं इंपीरियल नोबल कंसोर्ट शू की तरह नहीं हूँ। इंपीरियल नोबल कंसोर्ट शू को अपने लिए अधिक प्रार्थना करनी चाहिए। महारानी ने हरी भरी घास को देखते हुए मुस्कुराया, उसकी सुंदर हरकतों का वर्णन करना मुश्किल है। ट्रांग लेक येन के मुंह का कोना थोड़ा सा फड़क उठा। पहले तो उसे महारानी का मतलब समझ में नहीं आया। पूरे दिन सोचने के बाद आखिरकार उसे समझ में आ गया। पूर्वजों के भयानक सोचने के तरीके के अनुसार होआ त्रियु उत्सव फूल देवता का उत्सव भी था। फूल पौधों के प्रजनन अंग थे, इसलिए फूल देवता महिलाओं को जन्म देने का आशीर्वाद दे सकते थे। विवाहित महिलाएं जो फूल देवता की पूजा करने के लिए घुटने टेकती थीं, उन्हें बच्चे हो सकते थे। महारानी ने यह बात स्पष्ट रूप से शाही उपपत्नी थुक का मजाक उड़ाते हुए कही कि वह एक ऐसी मुर्गी है जो अंडे नहीं दे सकती। ट्रांग लेक येन ने शाही उपपत्नी थुक के मुस्कुराते हुए लेकिन कठोर चेहरे को देखकर सहानुभूति जताई। सुंदरता अलग होती है, ऐसी कठोर मुस्कान भी सुंदर होती है। सम्राट आ गए हैं। घोषणा सुनकर ट्रांग लेक येन सबके साथ घुटनों के बल बैठ गई। उसे तुरंत पता चल गया कि सम्राट आज की तरह सुंदर फूलों और सुंदर लोगों की प्रशंसा करने का अवसर निश्चित रूप से नहीं चुकेंगे। फोंग कैन ने औपचारिकताओं को समाप्त करते हुए रखैलों को देखा और कहा, आज फूलों की प्रशंसा करने का एक अच्छा दिन है। मैंने पहले ही किसी को फूल चुनने के लिए कह दिया है। आप लड़कियां अपनी पसंद का हेयरपिन चुन सकती हैं। महल की कई नौकरानियां ट्रे को पास ले आईं। ट्रांग लेक येन ने देखा कि ट्रे पर कई तरह के फूल थे। उनमें से कोई भी असली नहीं था बल्कि रंगीन कागज से बना था, लेकिन अगर आप ध्यान से न देखें तो आप यह नहीं बता पाएंगे कि वे असली थे या नकली। सम्राट ने महारानी पर पिन करने के लिए व्यक्तिगत रूप से एक चपरासी को चुना। फिर सभी ने चुनना शुरू कर दिया। सभी ने चपरासी को चुनने से परहेज किया। ट्रांग लेक येन ने लापरवाही से एक गुलाबी लिली को चुना। जैसे ही वह उसे अपने मंदिर में ले गई, उसने अचानक पीछे से एक आवाज सुनी। चियू हियन की सुंदरता वास्तव में सुरुचिपूर्ण और अलौकिक है। लिली गुलाबी चुनना वास्तव में सबसे उपयुक्त है। ट्रांग लेक येन ने पलटकर देखा। जिस व्यक्ति ने अभी बात की थी, वह कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे उसने लंबे समय से नहीं देखा था। ट्रांग टाइप डू। ट्रांग लेक येन ने अपनी सौतेली बहन की ओर देखा। उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। बहन की बीमारी में सुधार हो गया है। मेरे पास अभी भी कुछ टॉनिक दवा है। मैं वैन टिट से बाद में इसे आपके लिए लाने के लिए कहूंगी। वह दवा बहुत कीमती है। मैंने अभी पूरी दवा इस्तेमाल नहीं की है। महाराज को मुझे और देने की जरूरत नहीं है। शौकिया पृष्ठ थोड़ा झुका। मैं तो भूल ही गया था, तुम दोनों बहनें हो। शाही उपपत्नी थुक ने दोनों लोगों को गहराई से देखा। शाही उपपत्नी ट्रांग की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और उसने भी शाही उपपत्नी थुक को प्रणाम किया। मेरे रूप की तुलना आपके महामहिम की सद्गुणी सुंदरता से नहीं की जा सकती। यह स्वाभाविक है कि शाही उपपत्नी को याद नहीं है। बहन, मुझे डर है कि आप भूल गई हैं। जब चियू हियन डोंग ने महल में प्रवेश किया, तो मैंने एक बार कहा था कि वह ट्रांग टाइप डू जैसी दिखती है। तू नगीतो ने मुस्कुराते हुए आगे कहा। बस इतना हुआ कि उसके बाद मैंने चियू हियन डोंग और ट्रांग टिप डू को बातचीत करते नहीं देखा, इसलिए मैं भूल गया कि तुम दोनों बहनें हो। तू नगीतो ने जानबूझकर ऐसा कहा था, जिससे यह संकेत मिलता हो कि ट्रांग लेक येन में कोई बहन प्रेम नहीं था। इसलिए सभी ने अपने अपने हेयरपिन चुने, क्योंकि वे अपने पैर इस कीचड़ भरे पानी में नहीं डुबाना चाहते थे। उपपत्नी न्हू ने उपपत्नी तो की ओर घृणा से देखा।
इस व्यक्ति ने सोचा कि उसके और शाही कुलीन पत्नी शू के बीच भावनाएं बहुत गहरी थी, लेकिन वह शाही कुलीन पत्नी शू के सामने एक नासमझ कुत्ता थी। फेंग जिन ने उसके पीछे की हरकत को देखा, अपना सिर घुमाया और देखा कि ट्रांग लेक येन शाही कुलीन पत्नी सू के सामने सख्त मुस्कान बिखेर रही थी। उसकी आंखों के कोने ने उपपत्नी ट्रांग पर नजर डाली जो एक तरफ उदासीनता से खड़ी थी, और उसने धीरे से अपना मुंह खोला। क्या उपपत्नी ट्रांग बीमार नहीं है? क्या वह अब बाहर जा सकती है? फोंग कैन ने ऊंची आवाज में बात नहीं की, लेकिन यह उपपत्नियों के लिए स्पष्ट रूप से सुनने के लिए पर्याप्त था। तुरंत ट्रांग टिपडू का चेहरा पीला पड़ गया। सम्राट के शब्दों में घृणा का अर्थ बहुत स्पष्ट था। इससे पहले ही तय हो चुका था कि वह फिर कभी अपना सिर नहीं उठाएगी। महारानी ने देखा कि सम्राट का चेहरा काला और समझ से परे था। उसने अपनी कनपटी पर चपरासी हेयरपिन को ठीक किया और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आज फूल उत्सव है। हरम में रखैले फूल देवता को श्रद्धांजलि देने गई होंगी। ट्रांग टाइप डू का स्वास्थ्य ठीक होगा, इसीलिए वह यहाँ आई है। वह अपने दिल में स्पष्ट रूप से समझती थी कि उपपत्नी ट्रांग बीमार होना बस कुछ ऐसा था जो सम्राट ने उसके कार्ड को खींचते समय कहा था। वह बिल्कुल भी बीमार नहीं थी, लेकिन आज सम्राट ने ये शब्द उपपत्नी ट्रांग के सामने ही कहे। उसने तब में उसे कोई सम्मान नहीं दिया। ट्रांग लेक येन को देखते हुए, एक पल के लिए सोचते हुए, महारानी ने अपने दिल में व्यंग्यात्मक रूप से हंसा। इस ट्रांग लेक येन ने वास्तव में सम्राट को प्रसन्न किया, अन्यथा सम्राट को उसकी इतनी रक्षा करने की आवश्यकता क्यों थी? महाराज, मेरी बहन की तबीयत अभी अभी ठीक हुई है। आज का दिन बहुत अच्छा है। बाहर जाकर ताज़ी हवा में सांस लेना भी शरीर के लिए बहुत अच्छा है। ट्रांग लेक येन ने आगे बढ़कर सम्राट को प्रणाम किया। यह अच्छा नहीं होगा यदि आप अपनी बहन को बाहर न जाने दे, क्योंकि आपको उसके हाल ही में ठीक होने पर दुख है। फोंग कैन की नजरें ट्रांग लेक येन के चेहरे पर रुक गईं। उसे मुस्कुराते हुए देखकर वह भी मुस्कुराया। तुम शाही चिकित्सक से भी ज्यादा जानती हो, है ना? बोलने के बाद उसने ट्रे से एक अनार का फूल उठाया, ट्रांग लेक येन के सामने चला गया, उसके बालों में लगी लिली को उतार दिया और उसकी जगह एक अनार का फूल रख दिया। मुझे याद है कि तुम्हें अनार खाना पसंद है, अनार के फूल भी तुम्हें पसंद होंगे। ट्रांग लेक येन ने धीरे से अपने बालों पर लगे फूल को छुआ, अपना सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज को केवल यह याद है कि मुझे अनार खाना पसंद है, मुझे आड़ू के फूल भी पसंद है। मैंने किसी को कहते सुना कि जब इतने सारे आड़ू के फूल खिल रहे हैं, तो फल भी बहुत होंगे। अपने चिकने माथे को धीरे से सहलाते हुए फोंग कैन की आवाज हंसी से भर गई। तुम्हें अभी भी यह नहीं बताना चाहिए कि तुम्हें कौन से फूल पसंद है। मुझे तुम्हारे लिए शर्माना पड़ेगा। महारानी ने सम्राट को मासूम चियो हियन डोंग को चिढ़ाते हुए देखा, जो उसे देख रहा था। उसके मुंह के कोने पर मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़ती हुई महसूस हुई। उसने उस हाथ को छोड़ दिया जो अभी भी उसके बालों में चपरासी को सहला रहा था, और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, कृपया उसे और न चिढ़ाएं। मुझे डर है कि इस साल चियो हियन डोंग इस बहाने का इस्तेमाल महल के आधे अनारों पर कब्जा करने के लिए कर लेगा। फोंग कैन को इसकी परवाह नहीं थी। अगर वह केवल अनार खा सकती है, तो मैं उस पर और नहीं हंसूंगा। महारानी ने अनिच्छा से मुस्कुराया, यह नहीं जानते हुए कि कैसे आगे बढ़ना है। आज फूल उत्सव के दौरान सम्राट ने वास्तव में एक फूल चुना था जो ट्रांग लेक येन पर पिन करने के लिए कई आशीर्वाद और कई बच्चों का प्रतिनिधित्व करता था। वह मदद नहीं कर सकी और थोड़ा और सोच सकी। शाही उपपत्नी थुक ने अपने हाथ में जेड हेयरपिन को कसकर पकड़ लिया। सम्राट को मुस्कुराते हुए और छोटे चियूहियन डोंग से बात करते हुए देख रही थी। उसे अजीब तरह से असहज महसूस हुआ, यहाँ तक कि जेड हेयरपिन जिसे वह हमेशा पसंद करती थी।
अब पहले की तरह शुद्ध और सुंदर नहीं थी। शाही उपपत्नी तुओंग ने शांति से अपनी आंखों के सामने दृश्य देखा। पिछले साल सम्राट ने व्यक्तिगत रूप से शाही उपपत्नी थुक और शाही उपपत्नी येन पर फूलों के हेयरपिन लगाए थे। अब जब एक नया पसंदीदा चियू हियन डुंग था, तो शाही उपपत्नी थुक को भी पीछे खड़ा होना पड़ा। कौन जानता था कि अगले साल सम्राट द्वारा फूलों का हेयरपिन किसको पिन किया जाएगा? ट्रांग लेक येन ने एक क्षण के लिए सम्राट के साथ मजाक किया। ट्रांग टिपडू की ओर देखा जो पीले चेहरे के साथ खड़ी थी। उसके मुंह के कोने का वक्र थोड़ा ऊपर उठा हुआ था। भूल जाओ, मैं अब तुम्हारी औरतों के काम में दखल नहीं दूंगा। फूल देवता की पूजा करने के बाद यहाँ वापस आकर खाना खाओ। मैं शांगशी ब्यूरो से कहूंगा कि यहाँ भोज का आयोजन करें। फेंग जिन ने सभी को धीरे से देखा, एक देखभाल करने वाले पति की तरह। वास्तव में एक सुपर कठिन काम। उसे केवल सफल होने की अनुमति दी गई थी। असफल होने की भावना, जब वह पहली बार यहाँ पहुंची तो वह वास्तव में सुखद नहीं थी। फूल भगवान की पूजा करने के बाद हर कोई अपने रैंकों के अनुसार हल्की धूप में बदल गया। जब झुआंग लुओन ने धूप जलाया, उसका सिर थोड़ा उठाया गया। मैंने फूल देवता की ठंडी मूर्ति की ओर देखा। इन लोगों को फूल देवता की आशा करने से क्या फायदा? सम्राट का दिल वहां नहीं है। किसी से प्रार्थना करने से कोई फायदा नहीं होगा। धूप बत्ती जलाने के बाद सभी एक साथ नीचे गए। अचानक एक सविश सुनाई दी। पीछे देखा, झाओ जियान रोंग की स्कर्ट का कोना फटा हुआ था और झुआंग जियू पत्थर की सीढ़ियों पर गिर गया था। झाओ जियान रोंग को आक्रोश से देख रहा था। झुआंग जियू को ठंड से देखते हुए जो दर्द में सीढ़ियों पर पड़ा था। झुआंग लोयान ने जी वू की निंदा करने वाली नज़र को अनदेखा कर दिया। इससे पहले कि महारानी ने अपना मुंह खोला, उसने शांति से कहा, बहन, आज आपकी स्थिति के साथ आपको झांग जियू के पीछे चलना चाहिए था। आप मुझसे कैसे टकरा गईं? एक पल के लिए सब चुप हो गए। महारानी के सामने झुकने वाला तावू भी रुक गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि चियू हियन डुंग स्पष्टीकरण देने की जहमत नहीं उठाएगा, खुद को निर्दोष साबित करने की जहमत नहीं उठाएगा, बल्कि सिर्फ ऐसा सवाल पूछेगा। महारानी भी स्तब्ध रह गई। फिर तुरंत ठंडे स्वर में पूछा, ट्रांग टाइप डू, यह क्या है? उपपत्नी ने खड़े होने के लिए संघर्ष किया और रानी के सामने झुकी। यह उपपत्नी लापरवाह थी और फीनिक्स गाड़ी से टकरा गई। मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। बाहर कर दिया और मर गया। आज उसने अपराधी को सब कुछ खो दिया। इसे इस शरीर के मालिक को जीने का मौका देने के लिए चुकाने के रूप में माने। ट्रांग लेक येन, तुम अच्छी मौत नहीं मरोगे। पीछे से एक श्राप आया। ट्रांग लेक येन ने अपना सिर घुमाकर पुराने दरवाजे की ओर देखा, वैन टिच की चिंतित आंखों को देखा और अचानक एक सूक्ष्म मुस्कान प्रकट की। ट्रांग लेक येन भी हरम की बर्बादी के कारण तेज बुखार से मर गया। वह ट्रांग लेक येन नहीं है, फिर भी वह अच्छी मौत न मर पाने से क्यों डरती है? मास्टर, क्या हमें लेडी ट्रांग को थोड़ा कम बोलने देना चाहिए? थिनर ट्रुक ने पूछा। भूल जाओ, कोई बात नहीं, वह अभी भी मेरी बड़ी बहन है न? ट्रांग लेक येन ने आह भरी। चलो महल लौटते हैं। चलो इस मामले को ऐसे ही छोड़ देते हैं। मार्च में आड़ू के फूल पूरी तरह खिले हुए थे। जिंगयांग पैलेस में महारानी ने अपने हाथ में एक काला शतरंज का टुकड़ा पकड़ा हुआ था और अपने सामने बैठे सम्राट को देखकर मुस्कुराई। महाराज की शतरंज की कला और भी बेहतर होती जा रही है। मैं अब और नहीं रुक सकती। थाई फू को खुद को इस तरह से नीचा क्यों देखना पड़ता है? फोंग कैन ने काले मोहरे का रास्ता रोकने के लिए एक सफेद मोहरा रखा। मुझे याद है जब मैं छोटा था, थाई फू के शतरंज कौशल पहले से ही बहुत अच्छे थे। मैं बहुत पीछे था। पिछले कुछ वर्षों में महाराज निरंतर प्रगति कर रहे हैं,
लेकिन मैं स्थिर रहा हूँ, इसलिए मैं महाराज के खिलाफ नहीं जीत सकता। रानी के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। मनुष्य को हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। फोंग कैन ने शतरंज की बिसात पर देखा। काले मोहरों के पास अब जीतने का कोई मौका नहीं था। उसने थोड़ी दिलचस्पी खो दी और अपनी नजरें हटा लीं। अगर मैं प्रगति नहीं करता, तो क्या मैं अब भी वही बच्चा हूँ जो पहले था? रानी मुस्कुराई, लेकिन उसका दिल अकथनीय दुहक से भरा हुआ था। उस समय, जब वह क्राउन प्रिंसेस थी, वह सम्राट के साथ अकेली थी। उसके बाद महल में महिलाओं और लड़कियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। सम्राट के आने का समय कम होता गया। फिर उसकी छोटी राजकुमारी चली गई। बाद में वह गर्भवती हो गई और फिर उसका गर्भपात हो गया। न जाने कब सम्राट के पास पहले से ही सुंदर रखैलों का एक समूह था। महाराज, महामहिम, ट्रुंग तिन पैलेस ने खबर दी है कि लेडी ट्रांग दोआन बान ट्राई से चली गई है। हुआन गोक अंदर आईं और धीरे से बोली। महारानी, फोंग कैन को एक पल के लिए याद ही नहीं आया कि वह कौन था। महारानी ने कहा, महाराज, लेडी ट्रांग चियू हियन डुंग की बड़ी बहन है। फूल के दिन, क्योंकि उन्होंने चियू हियन डुंग को नाराज किया था, उन्हें पदावनत कर दिया गया और दोआन बान ट्राई में स्थानांतरित कर दिया गया। फोंग कैन ने सिर हिलाया। अगर ऐसा है, तो हम उसे दफन करने की परंपरा के अनुसार दफना देंगे। महाराज, क्या आपको किसी शाही आदेश की जरूरत है? रानी को अचानक इस ट्रांग क्वीनहान पर तरस आ गया। उसने अपनी सौतेली बहन को नुकसान पहुंचाने की हर संभव कोशिश की, और अंत में जब वह मर गई, तब भी उसे सम्राट को याद दिलाने के लिए उस सौतेली बहन का जिक्र करना पड़ा। कितना दयनीय और दुखद था। यदि किसी को किसी महान व्यक्ति को अपमानित करने के लिए दंडित किया जाता है, तो उसने पहले ही अपराध कर दिया है और उसे पारिवारिक पुरस्कार की आवश्यकता नहीं है। फोंग कैन खड़ा हुआ। बस एक महान व्यक्ति के अंतिम संस्कार प्रोटोकॉल का पालन करें। हाँ, महारानी ने और कुछ नहीं कहा। हाय हुआ महल में ट्रांग लेक येन उस आड़ू के फूल की शाखा को निहार रही थी जिसे सम्राट ने भेजा था। ट्रांग उयन थान की मौत की खबर सुनकर वह स्तब्ध रह गई। मृत? ट्रांग लेक येन ने एक क्षण रुककर फिर पूछा, क्या सम्राट का कोई उपाधि देने का इरादा है? महाराज, इस दासी ने सुना है कि सम्राट ने कहा है कि उसने अपराध किया है और उसे दंडित करने की आवश्यकता नहीं है। थिना ट्रुक ने जवाब दिया। ट्रांग लेक येन ने एक पल सोचा, फिर अचानक कहा, मेरे कपड़े बदलने में मेरी मदद करो। ट्रांग उयन थान चाहे किसी भी तरह की इंसान रही हो, उसका उपनाम ट्रांग था, और वह अभी भी उसकी छोटी बहन थी। कुछ चीजें थी जो उसे करनी थी।